स्वागत है एक बार फिर से आपका। ब्रेक के बाद राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में पार्किंग की समस्या जल्द खत्म होगी और पर्यटकों के लिए पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। 82 जगहों पर पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग यहां पर हो सकेगी। 9 जगहों पर टनल पार्किंग की जा सकेगी और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। अभी कुल 34 स्थलों में 2102 वाहनों की पार्किंग सुविधा फिलहाल उपलब्ध है, लेकिन उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग की समस्या का निदान निकाला जाएगा और विभिन्न विकास प्राधिकरणों के जरिए 182 स्थानों पर 15,000 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं और एमडीडीए ऋषिकेश और देहरादून में गाड़ियों को 2000 की पार्किंग बना रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान। अनुज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुज, पार्किंग व्यवस्था कितने समय में की जाएगी और कितनी यहाँ पर जगह रहेगी, कितनी गाड़ियां पार्क हो सकेंगी? बिल्कुल, अगर पार्किंग की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून और ऋषिकेश और हरिद्वार में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। उन टूरिस्टों के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इन दोनों जगहों पर जल्द से जल्द जो पार्किंग है वो बनाई जाएगी। पार्किंग की समस्या आप दूर होगी। जो करीब 150 गाड़ियों की पार्किंग ऋषिकेश में बन रही है और करीब 250 से 3,000 जो गाड़ियों की पार्किंग है वो हरिद्वार में बन रही है। साथ ही साथ राजधानी देहरादून में भी पार्किंग के लिए गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें, जो पुरानी तहसील है वहां पे पार्किंग बनाई जाएगी। तो ये जो यातायात, जो भारी यातायात हो रहा है, चूंकि भी नए साल में भी टूरिस्ट आएंगे उत्तराखंड, राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो या आपका ऋषिकेश हो, मसूरी हो, धनौल्टी, उन तमाम जगहों पर टूरिस्ट आएंगे। तो इन टूरिस्टों को जो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या होती है पार्किंग को लेकर के, तो पार्किंग की समस्या दूर होगी और उस पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए एमडीडीए ने ये पहल करी हुई है। खास तौर से एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने ये पहल की हुई है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर यातायात बढ़ेगा तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा, जिसके कारण जो है पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या सामने आती है इन जगहों पे, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो या ऋषिकेश जैसी जगहों पे हो। यहाँ पे जो है मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी और ये पार्किंग जल्द से जल्द, मतलब मार्च तक की ये पार्किंग बन जाएगी और जहाँ ऋषिकेश में जगह देखी जा रही है वहाँ पे पार्किंग निर्माण कराया जाएगा, जहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो सकें और जो टूरिस्ट हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। जी बिल्कुल अनुज, और ये भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किन किन जिलों को और किन किन जगहों को, पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है पार्किंग के लिए। बिल्कुल, अगर एमडीडीए की बात करें तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो और ऋषिकेश हो, इन जगहों को जो है चिन्हित किया गया है जिसमें पार्किंग निर्माण कराया जाएगा। और जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, तमाम जो टूरिस्ट हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इसी उत्तराखंड के रुख करने के लेकर के पार्किंग का निर्माण कराएगा, जिससे जो ट्रैफिक है वो कम हो सके और यातायात दबाव कम हो सके। इससे क्या जो टूरिस्ट हैं वो आराम से घूम सके, जो दर्शनीय स्थल हैं उनको देख सकें, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे राजधानी देहरादून हो। यहाँ से अगर आप मसूरी जाते हैं तो वहां पर भी पार्किंग निर्माण कराया जा रहा है। तो ये सारे तमाम काम जो है एमडीडीए करा रहा है और एमडीडीए बीसी बंशीधर तिवारी इस काम को लेकर के बेहद सजग दिखाई दे। जी बिल्कुल अनुज, जहां ये भी देखा जा रहा है कि नए साल में उत्तराखंड से बाहर जो आने वाले उत्तराखंड आने वाले जो बाहर से पर्यटक आने वाले हैं उनको शेष भी देना होगा। बिल्कुल, उत्तराखंड के बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको वो अपनी गाड़ियां सही स्थान पे लगा सकें, टूरिस्ट को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, इसी को लेकर के एमडीडीए की पहल मानी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देश भर में दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। देहरादून में दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में सीएम धामी ने इस दौरान शिरकत की। सीएम धामी ने दिव्यांग जनों को इस दौरान सम्मानित भी किया। देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की
और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों ने कार्यक्रम में प्रस्तुति भी दी। सीएम धामी ने दिव्यांगजनों को इस दौरान सम्मानित भी किया। 16 को लागू किया, जिसमें दिव्यांगों को 7 से बढ़ाकर उसके प्रकारों को 21 किया गया। आज इस ऐतिहासिक परिवर्तन से दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन में अनेक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक स्तर पर अनेक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, कोई अस्पताल बनाते हैं, कोई बस अड्डा बनाते हैं या कोई सार्वजनिक भवन बनाते हैं, तो उसमें इसका विशेष ध्यान हम रखते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को वहां आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह हमने सभी प्रकार के जो भी हम नियोजन करने वाले हैं, उन सभी में हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया है कि आप सबकी सुविधा के अनुरूप उसका। और उधर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथि पर आईओएस की अंतिम मुहर लग चुकी है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक खेल होगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी भी दी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा को इस बारे में पत्र भेजा था और इसके बाद आईओएस ने अब उत्तराखंड में तय तिथियों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने को सहमति दे दी और इस संबंध में उत्तराखंड सरकार को पत्र भी मिल गया है। लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी। और लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख ने कार्यभार संभाल लिया है। अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार संभाल लिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत भी किया। वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। इधर पिथौरागढ़ में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर फिर से जिपम का बतौर प्रशासक कार्यभार संभाल लिया है। उनके बतौर प्रशासक की जिम्मेदारी संभालने पर बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी। जिपम के अपर मुख्य अधिकारी बीसी छिम्बाल ने बताया कि डीएम की ओर से जारी आदेश के बाद निवर्तमान जिपम अध्यक्ष दीपिका ने जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है और बाद में उन्होंने कर्मचारियों से भी विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की। निवर्तमान जिपम अध्यक्ष दीपिका के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी सहित कई नेताओं ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी और यहां अभियंता निर्मल उप्रेती, रमेश खत्री सहित कई कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे।
क्योंकि उसमें सरकार के पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सतपाल महाराज जी हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हमारा 2016 उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट है और संशोधित 2020 की धारा 130 और 6 और उसके अध्याय 18 की धारा 102 ख के तहत जो है जिला पंचायत अध्यक्षों को पंचायती राज अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि उसमें सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है प्रशासक नियुक्त कर सकती है और उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। तो एक नवाचार जो है आज हम पंचायतों में अध्यक्ष के रूप में हमारे लिए एक बड़ा ये जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्योंकि विकास की जो तो दीपिका बोहरा ने कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने दीपिका बोहरा को बधाई भी दी है, जहां निवर्तमान जिपम अध्यक्ष बन चुकी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं दीपिका बोहरा, जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। बनकोट शरदोत्सव महोत्सव 2024 का समापन हो चुका है। रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ इस समारोह का। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिली। बनकोट महोत्सव में 4 दिवसीय महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो चुका है और समापन के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री गणेश भंडारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने कहा कि बनकोट महोत्सव ने उत्तराखंड की पहचान की है और इस महोत्सव को सरकार की ओर से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार कल्याण बोरा ने गीतों पर लोगों को थिरकने को मजबूर कर दिया, तो वहीं लोक गायक तारा पत्नी संजय पत्नी के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष रविंद्र बनकोटी ने कहा कि 4 दिवसीय महोत्सव सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ है। भविष्य और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। और आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 27 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इसके लिए हरिद्वार में मेयर प्रत्याशी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो हरिद्वार में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है और आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने का प्रयास किया। हरिद्वार में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने घोषणा पत्र पेश करते हुए बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली मॉडल की तरह ही उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली का अभियान चलाया जाएगा। संजय सैनी ने जनता को यह भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मोहल्ला रिपेयर कैंप लगाए जाएंगे और जहां स्थानीय मुद्दों का तुरंत निपटारा भी किया जाएगा। इस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त दे रही है, तो उत्तराखंड में बिजली मुफ्त क्यों नहीं? तो आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में बिजली मुफ्त क्यों नहीं, इसको अपना मुख्य मुद्दा बनाकर कल से प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेगी, बिजली के मुद्दे को लेकर हल्ला बोलेगी और अपनी घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। घोषणा पत्र हमने जारी किया है यहाँ पे और पंपलेट जारी करके नगर निकाय चुनाव में हम जनता के बीच में ये देखिए, ये हल्ला बोल करके हमारा जो है एक पंपलेट है, उत्तराखंड में बिजली मुफ्त क्यों नहीं, और ये मोहल्ला रिपेयर कैंप के माध्यम जो कार्य किए गए हम जनता के सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी काम की राजनीति कर रही है। इधर जिला प्रशासन ने मेले की तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम आशीष की अध्यक्षता में यह तैयारी हो रही है और मेला कमेटी के सदस्यों के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। डीएम ने व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। 1 सप्ताह तक उत्तरायणी मेला चलेगा। 13 जनवरी को मेले का शुभारंभ होगा। तो उत्तरायणी मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए बागेश्वर जिला सभागार में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने मेले की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिला अधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में बैठक में मेले को लेकर जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और मेला कमेटी के सदस्यों से सुझाव भी लिए गए।
और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही तय हुआ कि मेला 7 दिनों तक चलेगा। मेले का शुभारंभ 13 जनवरी को किया जाएगा। बैठक में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तैयारी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी के द्वारा माननीय विधायक जी गणों के द्वारा और माननीय राज्य मंत्री जी के द्वारा भी प्रतिभाग यहाँ पर किया गया है और सभी सम्मानित अतिथिगण से आगंतुकगण से उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है और एक रूपरेखा तैयार की गई है कि किस तरीके से हम लोगों की प्लानिंग होगी और इस बार हम प्रयास यही करेंगे कि मेले को और अधिक भव्य और अधिक आकर्षक बना सकें और अधिक से अधिक लोगों का इसमें प्रतिभाग को बढ़ाया जा सके। इसमें से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग भी रहेगा और एक अट्रैक्शन भी मेले का जो बनेगा, ये गतिविधियाँ बच्चों के लिए। और मैंने ये देखा कि 2025 का जो हमारा उत्तरायणी मेला होगा, उसमें सब लोगों ने ऐसे वो कर रखा अपना कि हम इसको ऐसा बेहतर बनाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में मेले होते हैं, उत्तरायणी मेले सब जगह होती है, लेकिन इन लोगों का विचार ऐसा है कि हम ऐसा भव्य रूप देंगे कि इस साल जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे इसमें। और मैं भी सबसे निवेदन करना चाहता हूँ हम लोगों के अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम अपना मेला समझ के थे और अपना शहर समझ के करेंगे तो हमारा बहुत बढ़िया होगा और जो हमारे लोकल उत्पाद है वो भी आएंगे। और माननीय विधायक जी ने भी कहा कि यहाँ पर जो है जो हमारे लोकल उत्पाद हो रहे हैं उसको वो किया जाए, उससे ज़्यादा हमें रोजगार मिलेगा। और इधर बागेश्वर के कपकोट में तहसील दिवस पर नगर पंचायत में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। ग्रामीणों की 6 शिकायतों को दर्ज किया गया है। शिकायतों में नगर पंचायत कपकोट के अंतर्गत नालियों का निर्माण न होना और निर्माणाधीन नाली निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने का मामला प्रमुखता से उठाया गया। बदियाकोट के ग्रामीणों ने कुंवारी में चल रहे निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कार्यों की गुणवत्ता जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने सड़क के लिए कटी जमीनों पर मुआवजा न मिलने की शिकायत भी दर्ज करवाई है। मुख्यतः एक तो जो आवारा जानवर हैं उसके साथ साथ बंदरों का इस प्रकार से क्षेत्र में आतंक बना है, उसके तहत वन विभाग को हमने यह शिकायत के रूप में दी कि भाई आपके द्वारा किस प्रकार से बदियागढ़ के नाम से काम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो कोट नगर पंचायत के अंदर मुख्य रूप से कूड़ा घर और सलाटर हाउस, इस पर जिस प्रकार की गंदगी शहर के अंदर फैलाई गई है, इस पर भी हमने अपना विचार रखा। ये मेरी मोहयों गुलेर मोटर मार्ग किलोमीटर 2 में सन 2008 में रोड कटी थी, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कितनी बार तहसील में भी रिपोर्ट करी है और लोक निर्माण विभाग में भी कई चक्कर काटे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। 2 बार मैंने सीएम पोर्टल में भी कंप्लेन करी, वहाँ से भी कोई समाधान नहीं हुआ। आज मैं पुनः यहाँ आया हुआ हूँ तहसील दिवस में, यहाँ पर भी मिलने को कहा गया है। आगे की रणनीति क्या होती है इसके पश्चात ही पता चलेगा। खबर लक्सर से है, जहां जिला प्रशासन ने खानपुर खंड विकास कार्यालय परिसर में सिंघाड़ा यूनिट को लेकर हरिद्वार सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने स्थापित मिनी प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें जिला परियोजना अधिकारी और खानपुर बीडीओ से तमाम जानकारी और यूनिट को चलाने के लिए प्रतिदिन सिंघाड़े की आपूर्ति को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बताते चले कि सरकार की ओर से खानपुर क्षेत्र में सिंघाड़े की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही सिंघाड़े से जुड़े फार्म्स और दूसरे तरीके से जुड़े लोगों की आय दुगना करने की दिशा में काम करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।